हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ओनली जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घटना सार का ये पार्ट 4 होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस पत्रिका के महत्व से आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे। आर ओ यूपी पीसीएस जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी में प्रश्न इस एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बिहार की या फिर उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, ख़ास तौर से उसमें जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है आपका यूएस ओपन। तो यूएस ओपन ये साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है और जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पहला होता है, यूएस ओपन ये अंतिम होता है। दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन दूसरा होता है, विंबलडन तीसरा होता है, ठीक है। और सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम खेला गया था वो विंबलडन ही है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर यूएस ओपन 2024 के बारे में। तो पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बार जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ 2024 और फिर आपका जो यूएस ओपन हुआ है 2024, दोनों में पुरुष एकल और महिला एकल के खिताब सेम सेम रहे हैं। पुरुष एकल में विजेता बने हैं जेनिक सिनर, कहाँ से हैं, इटली से हैं। उप विजेता बने हैं टेलर फ्रिट्ज, कहाँ से हैं, अमेरिका से हैं, ठीक है। और इसी के साथ याद रखिए कि यूएस ओपन 2024 में जो महिला एकल विजेता बनी हैं ये हैं आरेना सबालेंका, कहाँ से हैं, तो बेलारूस से हैं। उप विजेता हैं जेसिका पेगुला, ये कहाँ से हैं, अमेरिका से हैं, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। इसी के साथ खैर इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इसमें कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं। 2024 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन के पुरुष एकल और महिला एकल विजेता सेम सेम हैं। जेनिक सिनर इटली से हैं, आरेना सबालेंका बेलारूस से हैं और यही रिजल्ट आया है यूएस ओपन में भी। फ्रेंच ओपन और विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब जीता है स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता इगा स्वेटक ने, कहाँ से हैं, पोलैंड से हैं। और विंबलडन जीता है बारबरा क्रेजिकोवा ने, कहाँ से हैं, चेक गणराज्य से हैं। बस यहीं से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, आगे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। कभी कभी खिलाड़ियों के देश का नाम पूछ लिया जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं घटनासार। और स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया, किसने जारी किया, तो DPIIT के द्वारा इसे जारी किया गया है और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। DPIIT और उद्योग मंत्रालय ने इसे जारी किया है। रैंकिंग में 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए में रखा गया है किसको, जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है उन राज्यों को रखा गया, और जिन राज्यों की जनसंख्या 1 करोड़ से कम है उनको श्रेणी बी में रखा गया है। तो श्रेणी ए में जो बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया है वो गुजरात पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, केरल तीसरे स्थान पर और तमिलनाडु जो है वो चौथे स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है, लीडर वाली श्रेणी में रखा गया है यूपी को। और श्रेणी बी में यानी कि 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनमें हिमाचल प्रदेश को टॉप पर जगह मिली है। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है भारत जो है ये FATF के रेगुलर फॉलो अप देशों में शामिल हो गया है। तो रेगुलर फॉलो अप देशों में कुल मिला के अब 4 देश हो गए हैं। पहले से 3 देश थे, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। अब इसमें इंडिया भी शामिल हो गया है। अब देखो आपको बता दें कि ये जो FATF है आपको पता ही है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो मुख्यालय है ये मिलेगा आपको फ्रांस में। और वर्तमान समय में इसकी जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम याद रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। FATF की प्रेसिडेंट एलिसा डी एंडा मॉदरेज, ठीक है, एलिसा डी एंडा मॉदरेज हैं। और देखो जो FATF है ये देशों को 4 कैटेगरी में बांटता है। पहला होता है आपका ब्लैक लिस्ट यानी कि पूरी सहायता बंद, दूसरा है ग्रे लिस्ट, तीसरा है एनहेंस्ड फॉलोअप, चौथा है रेगुलर फॉलोअप। तो रेगुलर फॉलोअप में अब 4 देश हो गए हैं, कौन कौन से, इटली है, इंडिया है, तो ये आपका हो गया I2, और इसी के साथ फ्रांस
फ्रांस तो खुद को रखेगा ही, क्योंकि फ्रांस में ही तो हेडक्वार्टर है FATF का। और कौन है? ब्रिटेन है। ठीक है, तो IIF भी याद रखिएगा। भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है, इसको नाम दिया गया है ई स्वर्ण। एग्जाम में पूछेंगे कि ई स्वर्ण क्या है, तो यह एक कारपोरेट क्रेडिट कार्ड है। इसे जारी किया गया है इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। रुपे कार्ड है ये। विश्व का पहला सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की गई है ILO के द्वारा। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर होगा? तो जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। तो ILO ने क्या कहा है इस रिपोर्ट में? कहा है कि वैश्विक बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। कितना? 5.2%। तो बेरोजगार जो है दुनिया में बढ़ रहे हैं। कुवैती दिनार जो है ये विश्व की सबसे मजबूत करेंसी मानी गई है। जानते हैं एक कुवैती दिनार जो होती है ये लगभग 276 रुपये से ज़्यादा होता है, जबकि अगर आप डॉलर की बात करें तो यह 80 से 85 के बीच में रहता है, 80 से 85 रुपये। तो सबसे मजबूत मुद्रा पूरी दुनिया की है कुवैती दिनार, फिर है बहरीन की दिनार, तीसरे स्थान पर ओमानी रियाल है, 9वें स्थान पर यूरो है, 10वें स्थान पर आपका डॉलर है और भारत की मुद्रा 15वें स्थान पर है। बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर जो नीति आयोग रिपोर्ट जारी करता है, ये जनवरी में जारी किया गया। क्या कहा गया इसमें? बहुआयामी गरीबी 29.17% थी। कब? 2013-14 में। तो ध्यान रखना कि 2013-14 के आधार पर इसे जारी किया गया है। आधार वर्ष 2013-14 है। कहा कि 2013-14 में जो गरीबी थी वो 29.14% थी और अब वो घटकर कितनी हो गई है? 11.28%। तो इसमें 17.89% की गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान 24.82 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर आए हैं। गरीबी से सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति बाहर निकले हैं वो यूपी में निकले हैं। संख्या बताई जा रही है लगभग 6 करोड़ के आसपास। एग्जैक्ट डेटा है 5.94। दूसरे स्थान पर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान। विश्व के शीर्ष 10 मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन कौन से हैं? तो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई है। इसमें पहले स्थान पर रखा गया है एक्सेंचर को। ये जो है ये आयरलैंड की कंपनी है। TCS दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इंडिया की कंपनी है। इन्फोसिस ये भी इंडिया की कंपनी है, दूसरे स्थान पर है। और फिर आप बाकी देख सकते हैं। तो 3 याद रखिएगा, एक्सेंचर, TCS और इन्फोसिस। और दुनिया के बदनाम बाज़ारों की सूची जारी हुई है अमेरिका में। तो उसमें भारत के 3 बाज़ार शामिल हैं, 3 ऑनलाइन, 3 ऑफलाइन। तो एक तो मुंबई का हीरा पन्ना बाज़ार, दिल्ली में करोल बाग का टैंक रोड और बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट। ये सबसे बदनाम बाज़ार हैं। मतलब यहाँ पर जो सामान मिलता है उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। ऑनलाइन में इंडिया मार्ट, वेगा मूवीज़ और WHMCS स्मार्ट को रखा गया है। मतलब यहाँ पर भी आपको सामान तो मिलता है लेकिन कोई गारंटी वारंटी नहीं। और बदनाम बाज़ार में टॉप पर अभी भी चीन आ रहा है। कहते हैं ना कि चाइना की कोई गारंटी नहीं, तो वही चीज़ याद रखिएगा। वर्ष 2023-24 में प्रमुख कृषिगत उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान सामने आए हैं। तो 2023-24 में जो प्रमुख कृषिगत उत्पादन है उसमें अनुमान ये लगाया गया है कि खरीफ फसल कितनी पैदा होगी। तो ये हो जाएगी 1541.87 लाख टन, जबकि रबी की फसल ये 1551.61 लाख टन। चावल कितना पैदा होगा? 1238.15 लाख टन। गेहूं का अनुमान है 1120.90 लाख टन। गन्ना होगा आपका 4464.30 लाख टन। अरहर के बारे में अनुमान है कि 33.39 लाख टन पैदा होगा। रेपसीड और सरसों होगा 126.96 लाख टन। बागवानी उपजों के 2022-23 के अंतिम और 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमान सामने आ गए हैं। तो जो 2022-23 के अंतिम अनुमान है उसमें बागवानी उत्पादन अनुमान कितना लगाया गया है देश में? तो ये बताया जा रहा है कि 355.48 मिलियन टन बागवानी उत्पादन हुआ, जिसमें फलों का उत्पादन रहा है 110.21 मिलियन टन, सब्जी पैदा हुई है 212.55 मिलियन टन
और 2023-24 के जो अग्रिम अनुमान है, पहले अग्रिम अनुमान, उसमें कहा जा रहा है कि बागवानी उत्पादन कुल कितना होगा, 355.25 मिलियन टन। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो सेम सेम है, 355 लगभग सेम है। फल उत्पादन रहेगा 112.08, यहाँ पर फल उत्पादन बढ़ रहा है। सब्जी उत्पादन जो है वो घट रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरेडा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इरेडा लिमिटेड जो है ये नवरत्न कंपनी बन गई है। इरेडा का फुल फॉर्म दिया गया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इरेडा जो है ये 17वीं नवरत्न कंपनी बनेगी। तो भारत में जो नवरत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, 17 हो गई है। जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 13 है। और एक और श्रेणी होती है ना, नवरत्न, महारत्न, और एक होता है आपका मिनी रत्न। तो मिनी रत्न पहुंच गई हैं, कितनी हो गई हैं, ये 75 हो गई हैं। तो वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 17, महारत्न है 13 और मिनी रत्न है 75। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA, एफ्टा के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है। तो यहाँ पर अब भारत जो है वो एफ्टा के साथ, यानी कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ अब स्वतंत्र व्यापार करेगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड। ठीक है। अरबपतियों की फोर्ब्स की जो सूची जारी हुई है, इसमें वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संख्या बताई जा रही है। 2781 अरबपति हैं दुनिया में। 2022 से कुल मिला के 141 अरबपति यहाँ पर बढ़ गए हैं। 2781 कुल अरबपतियों की संपत्ति है 14.2 ट्रिलियन डॉलर। 14.2 ट्रिलियन डॉलर। सर्वाधिक जो अरबपति हैं वो अमेरिका में हैं। इनकी संख्या कितनी है, 813 है। दूसरे स्थान पर 473 अरबपति हैं चीन में। भारत में 200 अरबपति रहते हैं और उसमें भी सर्वाधिक कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है। चौथे स्थान पर जर्मनी है, पाँचवें स्थान पर रूस है। शीर्ष अरबपति कौन है, बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं। बर्नार्ड अर्नाल्ट कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। दूसरे स्थान पर एलन मस्क हैं, अमेरिका। तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस, अमेरिका। चौथे स्थान पर मार्क जुकरबर्ग, अमेरिका। भारत की ओर से शीर्ष पर है मुकेश अंबानी, 9वें स्थान पर हैं ऑल ओवर। और 17वें स्थान पर हैं गौतम अडानी, जो कि भारत में दूसरे स्थान पर हैं। तो भारत ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष का अनुबंध किया है। ये भी याद रखिएगा, चाबहार को बनाया था भारत ने ही, लेकिन इसका एक शाहिद बेहस्ती टर्मिनल जो है उसका संचालन 10 साल तक भारत करेगा। तो इसके बीच एक समझौता हुआ है तेहरान में। तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। टाइम की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची जारी हुई है। इन शीर्ष 100 टॉप 100 में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन सी, रिलायंस, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप। तो ध्यान दीजिएगा कि सभी कंपनियों को जो टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां चुना है उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 5 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है लीडर्स, दूसरा है डिसरप्टर्स, तीसरा है इनोवेटर्स, चौथा टाइटन्स और पायनियर्स। तो भारत की जो कंपनियां हैं वो टाइटन्स और पायनियर में शामिल हैं। पायनियर में आएगी आपकी केवल सीरम इंस्टीट्यूट और टाइटन्स में आ रही हैं रिलायंस और टाटा ग्रुप। रिलायंस को भारत के विकास रथ की उपमा दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का विकास रथ कहा जा रहा है रिलायंस को। और सीरम इंस्टीट्यूट को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी माना गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर तथा GST संग्रह के आंकड़े सामने आए हैं। इसमें कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ है 23.37 करोड़ रुपए, यानी कि कुल जो प्रत्यक्ष कर संग्रहित किया गया उसकी जो वैल्यू है 23.37 करोड़ है। सकल कारपोरेट टैक्स संग्रह हुआ है 11.33 लाख करोड़, पिछले वर्ष से 13.2% अधिक। सकल वैयक्तिक आयकर जो हुआ है, सकल वैयक्तिक आयकर जो वसूल किया गया है वो है 12.01 लाख करोड़। शुद्ध वैयक्तिक है 10.44 लाख करोड़। GST संग्रह हुआ है 20.14 लाख करोड़। ये याद रखिएगा, GST संग्रह वाला ये इंपॉर्टेंट है। 2022-23 की तुलना में जो GST संग्रह में वृद्धि हुई है वो 11.7% की वृद्धि हुई है। कुल संग्रह है 20.14 लाख करोड़। पहली बार GST आंकड़ा 20 लाख करोड़ के पार गया है। तो आप देख रहे हैं कि 20.14 लाख करोड़ है। ठीक है। वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तुगत निर्यात और आयात कितने रहे हैं ये देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण व्यापार में शिथिलता आई है। तो वस्तुगत निर्यात में जो वृद्धि हुई है वो माइनस में हुई है, यानी कि ऋणात्मक गई है 3.11%। आयात में भी ऋणात्मक मतलब कि 5.41% ये घाटा हुआ है।
2023-24 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा है, तो 776.68 अरब डॉलर। कुल निर्यात में वृद्धि 0.04%, बहुत ही कम। और सेवाओं के निर्यात में 4.39% की वृद्धि हुई है। तो सेवाओं के निर्यात में तो वृद्धि हुई है, और वही वृद्धि यहाँ पर ऑल ओवर आपको शो भी हो रही है, क्योंकि वस्तुगत जो निर्यात हुआ है बहुत कम हुआ है, वो तो ऋणात्मक में गया है, नेगेटिव में गया है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, कुल आयात में वृद्धि हुई है -4.81%। अब व्यापार घाटा कितना हुआ है, 78.12 अरब डॉलर का। तो ये ऑल ओवर जो घाटा हुआ हमको 78.12 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेष प्रश्नों के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।